नमस्कार, महादेव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने संधि के भाग पढ़े थे। उसमें स्वर संधि पढ़ी थी। उसके 5 भाग हमने कल वाले क्लास में पढ़ लिए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम इसका छठा भाग पढ़ेंगे, पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एंग पदांतांदति। एंग पदांतादति। एंग क्या है? ए औ च ए ओंग। ए ओंग हमने वो पढ़ा था ना, प्रत्याहार वाला टॉपिक। उसी में से हमने एंग प्रत्याहार लिया है। इसमें क्या होता है इस संधि में कि पदांत ए ओ से आगे अ आने पर अ को पूर्व रूप हो जाता है। इस संधि में इसका सूत्र हमको ये कहता है कि ए ओ से आगे अ आने पर हमारा जो अ है वो पूर्व रूप हो जाता है। जैसे हरिये, हरे प्लस अव, हमारा क्या बना? इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो हरे प्लस अव, तो हरे का ए हो गया और अव का अ। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ए ओ से आगे अ आने पर अ को पूर्व रूप हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ए और अ। अब हमारा क्या था कि ए ओ से आगे आने वाला जो ये वाला अ है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। तो हम इसको पूर्व रूप करेंगे तो ये पद बनेगा हरे हमारा ऐसा कैसा। इसको हम पूर्व रूप करेंगे तो ये अव ऐसे बन जाएगा। इसकी ये पहचान भी है सिंपल सी कि जिस भी शब्द में आपको ये पूर्व रूप दिखाई दे तो वह संधि हमारी कौन सी हो जाती है? पूर्व रूप संधि। अवग्रह हो जाता है, इसको हम अवग्रह भी बोलते हैं। तो ये बन गया हमारा हरिये। दूसरा हमारा उदाहरण है जैसे को अपी। तो इसका संधि विच्छेद करो, को प्लस अपी। तो को का ओ हो गया और अब अपी का अ ले लिया हमने। यहाँ पर हमको सिर्फ नियम याद रखना है आपको इस सूत्र के अनुसार कि ए ओ से आगे अ आने पर जो अ होगा उसके पूर्व का वो हमारा क्या हो जाएगा? अवग्रह। तो ये हमारा ओ आ गया, ये अ आ गया। हमने इसको नहीं करेंगे, हम इस वाले अ को अवग्रह कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा को ऐसा कैसा, और अपी की जगह अ की जगह हमारा पूर्व रूप हो गया को अपी बन जाएगा। फिर हमारी 7वीं संधि आती है पर रूप संधि। स्वर संधि का 7वां भाग हमारा है पर रूप संधि। पर रूप संधि का सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम। ये सूत्र हमको कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के परे एंगादि। एंगादि क्या हो गया? हमारा प्रत्याहार में आया था ना, एंग प्रत्याहार। एंगादि क्या हो गया? ए और ओ। तो धातु रहने पर रूप को एकादेश हो जाता है। ये सूत्र कहता है अवर्णांत उपसर्ग के परे ए ओ अगर धातु के रहने पर हो तो पर रूप एकादेश हो जाता है। तो ये हमारा उदाहरण हम देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है हमारा प्रेजते। प्रेजते तो संधि विच्छेद करेंगे तो प्र प्लस एजते। क्या बनेगा? प्र प्लस एजते। तो प्र में अ है, एजते में ए है, तो ये मिलके क्या बनेगा? ए। इसका क्या है? हमारा एकादेश होना है। क्या होना है? एकादेश। तो हमने इसको और इसको एक आदेश कर दिया। एकादेश का मतलब दोनों को एक आदेश कर दो तो ये बन जाएगा ए। ये दीर्घ नहीं बनेगा, ये सिर्फ एकादेश ही रहेगा। ये इसमें मिलजुल जाएगा और एकादेश बन जाएगा। फिर हमारा दूसरा उदाहरण आता है उपोषति। क्या उदाहरण है दूसरा? उपोषति। जैसे हमने ये वाला किया था प्रेजते, उसी प्रकार से ये भी करेंगे। अब इसका संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद आएगा इसका उप प्लस औषधि। क्या हो जाएगा? उप प्लस औषधि। अब उप प्लस औषधि, अ प्लस प में हमारा स्वर निकालना हमको। ये तो व्यंजन है और ये व्यंजन कौन सा? स्वर युक्त है। तो इसमें से हमने स्वर निकाला अ प्लस ओ, तो ये क्या बन जाएगा? ओ। क्योंकि ये एकादेश होगा। हमने कहा था कि अवर्णांत उपसर्ग के परे रहते अगर कोई भी वर्ण आए तो हम उसको पर रूप एकादेश कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ओ।
जैसे हमने महौषधि में किया था वैसे दीर्घ नहीं करना, वो दीर्घ संधि थी इसलिए दीर्घ हुआ, लेकिन हमारा तो यहाँ पे तो ये सूत्र कह रहा है कि हमको एकादेश करना, एक का एकादेश करना, इसलिए हमारा ये बन जाएगा उपोषति। फिर हमारी अंतिम संधि आती है 8वीं, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, यह संधि न केवल मुख्य है अपितु इसका प्रयोग विकल्प के रूप में किया जाता है। विकल्प के रूप में कैसे? जैसे हम कहते हैं विकल्प से दीर्घ हो गया, विकल्प से लोप हो गया। हमारे संस्कृत में कुछ सूत्र ऐसे निर्देश है जिसमें कि हम विकल्प से शब्द को आगमन भी कर सकते हैं और शब्दों का लोप भी कर सकते हैं। जैसे तुक आगमन, तुक से तुक आगमन हो गया, तुकागमन हो गया। इसी प्रकार से इसमें हमने इस सूत्र में कहा कि अपितु इसका प्रयोग विकल्प के रूप में किया जाएगा, अतः इसकी यही विशेषता रहती है। जैसे इसका उदाहरण है गो प्लस अग्रम। क्या है? गो प्लस अग्रम। हमने कहा विकल्प से करना है तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर वो शब्द जैसे बनता है तो हम विकल्प से उस शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो इस गो अग्रम को हम इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस गो अग्रम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये हमारा स्वर संधि यहाँ समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरी संधि है व्यंजन संधि। तो आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा है यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वर स्यात् तदा संधि तदा हल संधि भवति। जैसे यदा, वापस से इस परिभाषा को दोहराएंगे, देखिए ध्यान से सुनना। यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम अथवा स्वर स्यात् तदा हल संधि भवति। ये परिभाषा का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो कि जब व्यंजन के परे व्यंजन अथवा स्वर आता है वहां पर हल संधि होती है। अब हमने स्वर संधि में क्या पढ़ा था कि स्वर के साथ स्वरों का मेल, स्वर का स्वर से मेल होता है तो वहां पे स्वर संधि होती है। अब यहाँ पे क्या है कि व्यंजन से परे यानी व्यंजन तो होगा लेकिन उसके बाद में व्यंजन अथवा स्वर का भी मेल होगा, तब हमारी व्यंजन संधि होगी। व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन का मेल होगा, वहां पर व्यंजन संधि होती है। अब इसके भेद, व्यंजन संधि के भेद, पहला है ष्टुत्व संधि। कौन सा है? ष्टुत्व संधि। दूसरा है ष्टुत्व संधि। तीसरा है जशत्व संधि। चौथा चत्व संधि। पांचवा अनुस्वार संधि और छठा है परसवर्ण संधि। इसके कितने भेद है? 6। हम इसमें पहला भेद पढ़ेंगे ष्टुत्व संधि। व्यंजन संधि का पहला भेद है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का सूत्र है स्तोष्टुनाश्चु। स्तोष्टुनाश्चु। यदि सवर्ग, यह सूत्र हमारा कहता है कि यदि सवर्ग अथवा तवर्ग के पहले या बाद में, यदि सवर्ग तथा तवर्ग से पहले या बाद में श या च वर्ग हो तो स का तो श हो जाता है और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। अब ये कह रहा है कि स तथा त वर्ग से पहले या बाद में, तो पहले वाला पद और या बाद वाले पद में दोनों में से कोई भी स या त वर्ग के बाद या पहले श या च वर्ग का कोई भी शब्द आता है, वर्ण आता है, तब हम उसके स्थान पर स के स्थान पर तो श कर देंगे और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग का कोई भी वर्ण। अब कैसे? सिंपल से सूत्र में भी लिखा हुआ है स्तो में से स और त निकल गया, स और तो का मतलब होता है त वर्ग। ष्टुना ष्टु, जब स और त वर्ग के स्थान पर श और च वर्ग करना है। सूत्र से भी हमको पहचान हो जाती है, लेकिन फिर भी इसमें से एक ये सारणी में आपको बताती हूँ कि स वर्ग के स्थान पर हमने ये लिखा था ना, स के स्थान पर श और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग करना। तो इसमें कैसे करना है? जगह स हो जाएगा उसके स्थान पर श हो जाएगा। त वर्ग में अगर त है उसके स्थान पर हम च करेंगे और थ है उसके स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ
और न के स्थान पर य। तो ऐसे ही देखो सीक्वेंस से हमको करना है, मतलब अगर पहला वर्ण है तो पहला वर्ण करेंगे, दूसरा वर्ण है तो दूसरा वर्ण करेंगे, और तीसरा आता है तो तीसरा, चौथा और पांचवा, इसी प्रकार से हम इसका परिवर्तन कर देंगे। अब हम उदाहरण देखेंगे, ये आप अगर समझ लिया तो अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में है जैसे रामस चिनोती, क्या आएगा? रामस चिनोती। अब हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या देखो, रामस प्लस चिनोती, रामस चिनोती का हो गया रामस और चिनोती। हमने कहा था सूत्र के हिसाब से स या त वर्ग के पहले या बाद में अगर श और च वर्ग का कोई वर्ण हो तो हम उसको श और त वर्ग में बदल देंगे। तो हमारा क्या है, देखो स वर्ग है, उसके बाद वाला हमारा क्या है, च। तो हम इसमें परिवर्तन करेंगे तो ये बन जाएगा श, क्योंकि हमको स के स्थान पर श का परिवर्तन करना है। तो ये हमारा हो जाता है रामस चिनोती, ये स के स्थान पर श आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण शार्गिंज, क्या है, शार्गिंज। इसका संधि विच्छेद करेंगे, जैसे ये वाला किया रामस चिनोती, उसी प्रकार से इसको भी करना है। शार्गिंज, शार्गिन प्लस जय, तो न प्लस ज, तो न को हमको बदलना है किस में, ये देखिए न त वर्ग का न है तो हमको किस में बदलना है, च वर्ग में। किस में बदलेंगे, च वर्ग में। तो च वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, न, तो शार्गिन जय, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारा इसका दूसरा भेद है ष्टुत्व संधि। ये तो था ष्टुत्व संधि और ये कौन सा है, ष्टुत्व संधि। ये और ये संधि आपको लगभग समान नजर आएगी। फिर इसमें बस ये स और त वर्ग तो वही होगा, सिर्फ श और ट वर्ग आ जाएगा इसमें। तो इसका सूत्र है ष्टुनाष्टु। क्या है इसका सूत्र, ष्टुनाष्टु। इसका सूत्र हमको कहता है कि जब स तथा त वर्ग के पहले या बाद में श या ट वर्ग में से कोई वर्ण हो तो स वर्ग के स्थान पर श हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। वैसे ही इसकी सारणी है, वैसे इसकी भी सारणी देख लीजिए। स के स्थान पर श, षटकोण वाला जो होता है ना, वो वाला श करेंगे और ट वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। अब ट वर्ग में जैसे हमने इसमें पहले किया था उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। ट वर्ग के स्थान पर ट आ जाएगा, तो त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर ण। ऐसे ही हमको इनको वर्णों के आधार पर करना। अगर प्रथम वर्ण है तो प्रथम, द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय है तो तृतीय करना है। फिर उदाहरण हमारा हम इसका देखेंगे तो उड्डयनम, उड्डयनम। अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है उद प्लस डयनम। तो ये तो द है इसका और इसमें ये ड आ गया, तो हमको किस में बदलना है, ट वर्ग के वर्ण में। तो त वर्ग का ये तीसरा व्यंजन द है, तो हम भी इसका ट वर्ग का भी कौन सा लेंगे, तीसरा ही व्यंजन लेंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ड, तो ये ड यहाँ आ जाएगा, ये आधा है विसर्ग हलंत के साथ, तो हम इसको भी आधा करेंगे और ये हो जाएगा उड्डयनम। फिर दूसरा उदाहरण हमारा देखेंगे चक्रेण ढोकसे। क्या है, चक्रेण ढोकसे। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा चक्रीन प्लस ढोकसे। क्या हो गया, चक्रीन प्लस ढोकसे। तो ये इसका हो जाएगा कि इसमें न है और इसमें ढ है, इसका न और इसका ध। तो हमारा ये न है, इसको किस में परिवर्तन करना है, पांचवें वर्ण में, तो इसका न आ जाएगा ट वर्ग का, तो ये बन जाएगा चक्रेण ढोकसे। ये यहाँ पे न आ गया। इस प्रकार से ये हमारी व्यंजन संधि का पहला भाग ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन सा तीसरा है, जश्त्व संधि। फिर हमारी व्यंजन संधि का तीसरा भाग है जश्त्व संधि। पहला हमने पढ़ा ष्टुत्व संधि, दूसरी पढ़ी ष्टुत्व संधि, तीसरी हमारी है जश्त्व संधि। जश्त्व संधि का हमारा सूत्र है झलाम जशो अन्ते। झलाम जशो अन्ते, झलाम जशो अन्ते। सूत्र कहता है कि पद के अंत में
जल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के स्थान पर जश प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। जैसे कि जल प्रत्याहार हमने प्रत्याहार वाला वो पढ़ा था ना, उसी से बनाया। तो जल प्रत्याहार और दूसरा है जश प्रत्याहार। तो जल के वर्ण है, उनके स्थान पर हमको क्या करना है, जश प्रत्याहार के वर्ण आदेश करने हैं। अब हमारे जल में कौन कौन से वर्ण आएंगे? जल में ज भ घ ढ ध, ज ब घ ढ ध, ख फ छ ठ थ, च ट त, क प श श ह। यानी कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण और उसी के साथ में श श स ह। फिर हमारा जश प्रत्याहार आता है। जश प्रत्याहार में ज ब घ ढ ध श। तो सीधा सा इसकी अगर पहचान हम देखें कि जशत्व संधि में वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। हमेशा आप इस चीज को याद रखना कि अगर आप सूत्र भूल जाओ, नियम भूल जाओ, तो भी आपको एक चीज याद रखनी है कि वर्ग का जो तीसरा भी वर्ण होगा, वर्ग का तीसरा वर्ण कैसे, जैसे क ख ग, क्या हो गया, ग जो हो गया वो वर्ग का तीसरा वर्ण। फिर आ जाता है च का, च छ ज, तो वैसे ही ज। तो यहाँ पे ज ब घ ढ और द, ये वर्ग के तीसरे अक्षर है जो हमारे इसमें परिवर्तन होता है। जैसे हमारा उदाहरण देंगे तो वागीश, हमारे पास एक शब्द है वागीश, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाक प्लस ईशः। क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईशः। अब वाक में क प्लस ई, तो क्या हो गया, हमको तीसरा वर्ण करना। अब तीसरा वर्ण किसका करेंगे कि क्या पता त वर्ग का हो जाए, च वर्ग का हो जाए, या प वर्ग का करना है या ट वर्ग का करना है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा, हमारा क्या है कि इसमें सीधा सा दिया हुआ है कि क वर्ग है, क्या है, क वर्ग है। तो जो क वर्ग आएगा उसी का तीसरा वर्ण करना है। जो वर्ग का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, जो वर्ग आएगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हम परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, क वर्ग। क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो गया, क ख ग, तो ये हो जाएगा वागीश। ई इसमें मिल जाएगा और क हमारा हटके ग इसमें जुड़ के वागीश। वैसे ही दूसरा वाला उदाहरण देखेंगे हम लोग, सुबंत, क्या है, सुबंतः। तो संधि विच्छेद करेंगे, सुप प्लस अंतः, सुप प्लस अंतः। अब मैंने आपको बताया कि जो वर्ग यहाँ पे आएगा उसी का हमको तीसरा वर्ण करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सुप प्लस अंतः। तो प वर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण करेंगे। तो प वर्ग हमारा क्या है, प फ ब, क्या हो गया, प फ और ब हमारा तीसरा वर्ण होगा। तो ये हो गया हमारा सुबंत और जशोत्तर संधि की पहचान सीधी हमको रखनी है कि इसमें वर्ग का तीसरा वर्ण हम इसमें परिवर्तन करेंगे और किस वर्ग का, उसी वर्ग का। फिर हमारा चौथा आ जाता है चर्तु संधि। चर्तु संधि का सूत्र है खरीच, क्या है, खरीच। अब खर प्रत्याहार परे होने पर जल प्रत्याहार के स्थान पर जब क्या होगा, जल परिवर्तन किसमें करना है, जल प्रत्याहार के शब्दों में। लेकिन कब, जब हमारा खर प्रत्याहार परे हो तो चर प्रत्याहार हो जाता है। अब हम इसकी पहचान करते हैं कि खर प्रत्याहार। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन सा आएगा, आप प्रत्याहार के लिए माहेश्वर सूत्र याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और आपको प्रत्याहार पूरी संधि में काम आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, खर प्रत्याहार। और आपको याद है कि खर प्रत्याहार में कौन कौन सा आता है, तो वर्ग का पहला, दूसरा और श श स वाला शब्द। फिर आ गया हमारा झल प्रत्याहार। तो झल प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग और श श स। फिर चर प्रत्याहार में वर्ग का पहला प्लस श स। ये हो जाएंगे हमारे खर प्रत्याहार, जल प्रत्याहार और चर प्रत्याहार। अब हमको क्या करना है कि खर प्रत्याहार के परे जल प्रत्याहार के स्थान पर चर करना है। तो जल के स्थान पर चर करना है, लेकिन हमारी शर्त क्या है कि खर प्रत्याहार से पहले हो। तो आ जाता है सत्कार। एक शब्द हमारे पास में सत्कार, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, सद प्लस कारः, सद प्लस कारः। तो द आ गया,
और ये कार। तो इस द का प्रथम वर्ण हमको करना है, तो ये आ गया इसी वर्ग का त, और ये हो जाएगा सत्कार, सत्कार सॉरी, द इसका हो गया तो ये सत्कार। फिर हो जाता है विपत् कालः, उसी प्रकार से है तो विपद प्लस कालः संधि विच्छेद हो जाएगा, द प्लस क बराबर त, क्योंकि हमको जल प्रत्याहार के स्थान पर खर प्रत्याहार करना है। तो जल प्रत्याहार में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ण, और हमको इसमें परिवर्तन करना है वर्ग का पहला वर्ण। ये हमारा चतुर्थ संधि और चतुर्थ संधि हो गया। अब व्यंजन संधि के अगले भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।